जय हिंद एवरीवन। आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी कैसे चल रहा है यार? देखो, जितने भी साथियों को इस साल अग्निवीर का पेपर देने जाना है वो लोग लगातार पढ़ाई करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और उन लोगों से आप लोगों को बच कर रहना है जितने लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा तो 45 प्रश्न सही हो रहा है, मेरा तो 46 प्रश्न सही हो रहा है, तो उन लोगों के बातों पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब उन लोगों के बातों पर आप लोग ध्यान दोगे ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो जीके जीएस याद करना चाहोगे ना, वो याद करने का मन नहीं करेगा। आपका पहले से ही अंदर से मनोबल डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मेरे भाई, बस आप लोगों को अपने आप पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा 45 प्रश्न सही हो रहा है, 46 प्रश्न सही हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि सब लोग सही बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग बस एक दूसरे को डराते हैं और मतलब हकीकत उतना रहता नहीं है, ठीक ना। वो तो सभी लोगों का सच्चाई उसी दिन पता चलता है जब पेपर समाप्त हो जाता है, जब मेरिट लिस्ट निकलता है तो पता चलता है, ठीक ना। तो इन सब बातों पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई करते रहना है। प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो सारे मतलब प्रश्न, उसमें सारे टाइप के प्रश्न आएंगे, तो वहाँ से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हाँ यार, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करो। अगर मॉक टेस्ट आप कहीं से ले लिए हो तो अच्छी बात है, अगर कहीं से नहीं लिए हो तो मेरे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। हजारों लोग इस एप्लीकेशन से अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। आप भी इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और सिर्फ 99 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो मॉक टेस्ट है ना, इसमें जो मैथ का सब्जेक्ट है उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिल रहा है। 20 मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन समाप्त हो गया है। अभी आज 21वां रहेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका क्लास है, ये आपका एक पूरा का पूरा मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपके टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं। 15 प्रश्न जीके के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न जीएस के रहने वाले हैं, 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है ना। और आज से शाम 8 बजे 9 बजे के आसपास में, उससे पहले ही 7 बजे के आसपास में आप लोगों का स्पेशल जीके जीएस का, ठीक है ना, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। और उसमें कोई नया प्रश्न नहीं रहेगा। जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लोग मेरा क्लास रेगुलर करते हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा। पुराना मैं रिवीजन कराऊँगा। जो पढ़ा चुका हूँ उन्हीं में से प्रश्नों को मैं जैसे अलग अलग कर करके उसको टाइपिंग कर करके, और शाम के टाइम में आप लोग का एक और क्लास आएगा। और ये क्लास तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग का पेपर नहीं समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस क्लास को करना आप लोग नहीं भूलना, ठीक है ना, क्योंकि वो रिविजन क्लास रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं, आधे घंटे का टाइम दोगे ना तो पिछला वाला रिवीजन करते हुए चलोगे तो फिर पिछला वाला भूलोगे नहीं, ठीक है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कल मैं जो क्लास लिया था उसमें मैं आप लोगों से बोला था कि आपको कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आप किस राज्य के रहने वाले हो, किस जिले के रहने वाले हो। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताए थे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई भाई बोल रहे थे मैं बलिया से रहने वाला हूँ, कोई बोल रहे थे मैं देवरिया से रहने वाला हूँ, कोई बोल रहे थे मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, कोई बोल रहे थे मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, कोई बोल रहे थे मैं झारखंड से रहने वाला हूँ, कोई उड़ीसा से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। मुझे मतलब ये देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, इस राज्य के लोग मतलब मेरा क्लास करते हैं, ठीक है ना। तैयारी करते रहो मेरे भाई। आपका पहला प्रश्न है कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर इजराइल का बात किया जा रहा है। इजराइल के जगह यूक्रेन भी आ सकता है, ठीक है ना। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ना, ये आपका ऑपरेशन अजय हो जाएगा। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया? तो वो आपका ऑपरेशन अजय आ जाएगा जब इजराइल का नाम आएगा तो, ठीक है ना। अगर पूछ देगा यूक्रेन में फंसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, फंसे
भारतीयों को वापस लाने के लिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ठीक है ना, आप सभी लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये यूपी पुलिस के पेपर में पूछा जा चुका है। और इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है, एक बार आप लोग के आंखों के सामने ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, तो ये कभी गलत नहीं होना चाहिए। आज आप लोग का पूरा जीके जीएस में पूरा का पूरा सही होना चाहिए। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी, संतोष यादव और सुचिता कृपलानी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला IAS के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अन्ना जॉर्ज हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला IAS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IAS आपका अन्ना जॉर्ज थी। पूछ देगा कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? क्या पूछ देगा? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। ठीक है ना, पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार महिला कौन थी? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये भी बार बार पूछा गया हुआ प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, ठीक है ना, 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी। ये आप लोग को अपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, लोथल कहाँ स्थित है मैं आप लोग को एक बार बता चुका हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, पूछ देगा कि राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? क्या पूछ देता है? राखीगढ़ी पूछ देता है। ठीक है ना, तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 22 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च और 23 मार्च। तो ये जो विश्व जल दिवस है ना, ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछ देगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। और क्या पूछ सकता है? आपका पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और पूछ देगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो शहीद दिवस है ना, वो 23 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है ना, वो कहाँ का लोक नृत्य है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। समझ लेना कि आज आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पुराना ये पूरा का पूरा करा चुका हूँ। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है ना, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका जो यक्षगान है ना, वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अब यहाँ पर आपका केरल दे दिया है। क्या पूछ देता है? कथकली। क्या पूछता है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका जो कथकली है ना, वो केरल का है। ठीक है ना, और पूछ देता है कि गरबा। क्या पूछ देता है? गरबा या डांडिया पूछ देता है। ठीक है ना, गरबा या डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा या डांडिया आपका गुजरात का है। और जो सबसे फेमस है पूछ देता है कि भरतनाट्यम। ठीक है ना, क्या पूछता है? भरतनाट्यम पूछता है कि भरतनाट्यम, ठीक है ना, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोग अपने कॉपी में लिख
लिख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईएसआई कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो आईएसआई कहाँ की गुप्तचर संस्था है? भारत, पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक ना। आईएसआई कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो वो पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। आप सभी लोगों का सपना है फौजी बनना, इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना और वर्दी पहनकर पाकिस्तान को एकदम खत्म करना, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो आतंकवादी लोग हैं उन लोगों को समाप्त करना है, ठीक है ना। पाकिस्तान में जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को काहे समाप्त करना है? तो मेरे भाई यही लोग ज्यादा खुरपात मचाते हैं, तो इसलिए इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि आईएसआई कहाँ की गुप्तचर संस्था है। तो वो आपका पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपका पाकिस्तान का राजधानी है वो आपका इस्लामाबाद है। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पर है? तो वो आपका इस्लामाबाद है, ठीक है ना। पाकिस्तान का राजधानी आपका इस्लामाबाद है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भारत दिया है, पूछ देगा कि पूछ देगा, ठीक है ना। जैसे कहाँ की गुप्तचर संस्था है तो वो आपका हो जाएगा भारत का, ठीक है ना। और सीबीआई भी पूछ देगा। सीबीआई है ना, ये भी भारत की गुप्तचर संस्था है। और ये जो इजराइल दिया है ना, पूछ देगा मोसाद। क्या पूछ देगा? मोसाद पूछ देगा, ठीक है ना। तो मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? मोसाद आपका इजराइल की गुप्तचर संस्था है। मोसाद कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद आपका इजराइल का गुप्तचर संस्था है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, शहनाई और संतूर है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। अब यहाँ पर तबला दिया है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो जाकिर हुसैन का संबंध है तो वो आपका तबला से है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से है, ठीक है ना। पंडित रविशंकर का संबंध आपका सितार से है। यही बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, गुलाब चंद कटारिया, एस अब्दुल नाजीर और पी एस श्रीधरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम के जो राज्यपाल है ना वो गुलाब चंद कटारिया है। असम के राज्यपाल कौन है? तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम का राजधानी कहाँ पर है? ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। असम का जो राजधानी है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। असम का राजधानी आपका दिसपुर है। असम का राजधानी कहाँ पर है? तो असम का राजधानी आपका दिसपुर है, ठीक है ना। और असम के जो मुख्यमंत्री है ना वो हेमंत बिश्व शर्मा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। यहाँ पर दिया है कि एस अब्दुल नजीर है। एस अब्दुल नजीर कहाँ के राज्यपाल हैं? एस अब्दुल नजीर कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। और क्या पूछ सकता है? पी एस श्रीधरन पूछ देगा, ठीक है ना। तो गोवा के जो राज्यपाल है ना, गोवा के राज्यपाल कौन है? आपके जो गोवा के राज्यपाल है ना वो पी एस श्रीधरन है। गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? कांगो, लिम्पोपो और डेन्यूब और आपका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर आपका लिम्पोपो हो जाएगा, ठीक है ना। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? तो अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? 1839 से 1842, 1914 से 1918, 1939 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। 1939 रहेगा, 1939 से 1945 और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, अफगान की पहली लड़ाई कब हुई? तो अफगान की पहली लड़ाई 1839 से 1842 में हुई। और पूछ देता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। और आपका पूछ देगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो आपका कब हुआ? वो आपका 1939 से 45 में हुआ। आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सिंह और नॉन ऑफ दीज। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री। और भारत के प्रथम जो रक्षा मंत्री थे ना वो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, ठीक है ना। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुई? तो हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 कहाँ संपन्न हुई? मुंबई, विशाखापट्टनम, जैसलमेर और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुई आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय सेना का तोपखाना केंद्र कहाँ स्थित है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और नासिक है। तो इसका जो तोपखाना केंद्र है ना वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय सेना का तोपखाना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे पहले तो हम देवलाली बता रहे थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में काहे महाराष्ट्र बता रहे हैं? तो मेरे भाई महाराष्ट्र में ही एक नासिक जिला पड़ता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में एक नासिक जिला पड़ता है और ये जो नासिक जिला है ना नासिक जिले में ही देवलाली पड़ता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। वो लोग तो घुमा फिरा कर पूछबे करते हैं कि भारतीय सेना का तोपखाना का केंद्र कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र नहीं देंगे सब, देवलाली दे देंगे सब। अगर देवलाली भी नहीं देंगे सब तो ये नासिक भी दे सकते हैं सब। तो ये महाराष्ट्र में नासिक जिला पड़ता है और नासिक में ही देवलाली पड़ता है। और यहीं पर जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उसका तोपखाना केंद्र है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? लिख लो अपने कॉपी में। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, ठीक है ना। तो चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान, विक्रम, दोनों नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर प्रज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। पूछ देगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है?
तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, तो ये आपका क्या नाम है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका विक्रम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग अपने कॉपी में इसको उतार लो, ठीक है ना। मैं उस दिन दोबारा इस प्रश्न को लेकर आऊँगा जिस दिन से आप लोगों का पेपर चालू होगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है, तो कटक किस नदी के किनारे बसा है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। महानदी, साबरमती, सतलुज और राप्ती, तो इसका राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। कटक जो है ना वो किस नदी के किनारे बसा है, तो कटक आपका महानदी के किनारे बसा है। और पूछ देगा कि साबरमती किस नदी के किनारे, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका जो अहमदाबाद है ना वो साबरमती नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका जो गोरखपुर है ना, आपका गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अभी सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, इसका राइट आंसर आपका उत्पादक हो जाएगा, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला कहाँ से प्रारंभ होती है, तो उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग में आता है, निम्न में से कौन सा जीव सरीसृप वर्ग में आता है, सांप, छिपकली, मगरमच्छ और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सरीसृप वर्ग है ना, इसमें आपका सांप भी आ जाता है, छिपकली भी आ जाता है, मगरमच्छ भी आ जाता है, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखना, सरीसृप वर्ग में आपका सांप भी आ जाता है, छिपकली भी आ जाता है, मगरमच्छ भी आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व क्या है, हीरा, प्लेटिनम, सोना और चांदी। तो आपका जो सबसे कठोर तत्व है ना वो हीरा है, सबसे कठोर तत्व क्या है, हीरा है, ठीक है ना। आप सभी लोग को अपने दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, भूप्रपटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बेकलाइट, टेफ्लॉन, पीवीसी और पीएस। तो इसका राइट आंसर आपका पीवीसी हो जाएगा, ठीक है ना। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो पैराशूट बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। मैं आप लोगों से बोला था कि मेरे घर वाईफाई लगने वाला है, लेकिन वो वाईफाई वाला हमको धोखा दे रहा है 2 दिन से, ठीक है ना। जैसे वो फ़ोन किया था लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया था, तो वो फिर बाद में मैं फ़ोन करके बोला तो बोला है कि तुम ही तो नहीं फ़ोन रिसीव कर रहे हो। तो अब देखते हैं, वैसे मतलब बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं इसीलिए नहीं रिसीव कर पाते हैं। तो देखते हैं, कल बोला है लाने के लिए, आज बोला है आज, ठीक है ना। तो देखते हैं आज ला देता है कि नहीं, आज नहीं लाएगा तो उसको फ़ोन करके एकदम खतरनाक वाला बोलेंगे, ठीक है ना। अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण और गैल्वेनीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है ना, अम्ल व क्षार की क्रिया आपका उदासीनीकरण कहलाती है। अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, तो अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है ना। अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, तो लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेड, ग्रेफाइट, कार्बन और सल्फर। तो
तो लेड पेंसिल में आपका ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है, तो निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है, बोरान, जर्मेनियम, एंटीमनी और रेडियम है। तो ये जो रेडियम है ना, ये उपधातु नहीं है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, रेडियम उपधातु नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ना जाने कितनी बार इसको मैं करा चुका हूँ। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज है, ये मैं बार बार इसलिए कराता हूँ, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को याद कर लेना है। ग्लूकोज का सूत्र आपके पेपर में पूछा जाने का 100% संभावना है। इसके साथ साथ अम्ल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, जैसे चिटिया के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो वहाँ से एक प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जठर रस किस भाग में स्रावित होती है, मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में और बड़ी आंत में, तो इसका राइट आंसर अमाशय हो जाएगा, ठीक है ना। जठर रस किस भाग में स्रावित होती है, तो अमाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी कौन सी है, आइरस, कार्डियक, मैसेटर और मैंडिबल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी जो है ना, वो कार्डियक है। शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी के बारे में बोला गया है, तो वो आपका कार्डियक है, ठीक है ना। कार्डियक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है, अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है, पक्षी, मछली, गाय और मनुष्य, तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपका मछली हो जाएगा। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है, तो मछली का उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जी पदार्थ है, तो मछली का, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है, प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लुइस, लाइका, डाली और हर्षा चावला, तो इसका राइट आंसर लुइस हो जाएगा। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। प्रथम परख नली शिशु का जो नाम है ना, वो लुइस है, लुइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और एंजियोलॉजी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का जो अध्ययन है ना, वो आपका साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अभी देखो लाइट अप डाउन हो रही है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, पेंटोज, हेक्सोज, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो यार, अभी मतलब शाम वाला क्लास को आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शाम को मैं 30 को जीके जीएस का प्रश्न लेकर आऊँगा, बस जीके जीएस का रहेगा, रिवीजन कराऊंगा, तो उस क्लास को जरूर टाइम निकाल कर देखना, ठीक है ना। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है, तो पेंटोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं। तो एक शायरी सुन लो कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है, कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था उसका कर्ज चुकाना है, और तुम बन जाना इंजीनियर साहब, हमें तो फौज में जाना है। तो मेरे भाई फौज में जाना है तो जाना है, ठीक है ना। अभी मैथ वाले सर आ रहे हैं मैथ पढ़ाने, तो आप लोगों को मैथ के लिए कापी और पेन लेकर बैठ जाना है। उसके बाद से फिर से मैं आ रहा हूँ रीजनिंग का क्लास कराने के लिए, ठीक है। मैं शिवम कुमार निषाद नीले डिफेंस कैरियर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जीके जीएस के क्लास आप लोगों की जस्ट समाप्त हुई है। अब उसमें से शेष 15 क्वेश्चन है मैथ का, वो हम लोग पढ़ेंगे। यह मैथ होने के बाद फिर नीलेश सर आप लोग सामने आएंगे और रीजनिंग 5 क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को देख लीजिए। क्या कह रहा है, 9%
दर पर 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि पर साधारण ब्याज 117 था, यह 117 है, 117 है, 117 था। निवेश की गई धनराशि बताइए, निवेश की गई धनराशि बताइए, यही निकालना है। तो यहाँ से अब देख लीजिए, हमें ब्याज दे दिया है। ब्याज इजकल टू होता क्या है बाबू, ब्याज इजकल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। तो अब है क्या है, यहाँ एक एक बात से समझिए, ध्यान से देखिए। P हमारा क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है, बट्टे 100। अब यहाँ देखिए ब्याज 117 दिया तो 117 हमने रख दिया, इजकल टू P हमें ज्ञात करना है, R दिया है 9%, समय दिया है 2 बट्टे क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यदि 9 से इसको काट दिए तो देखिए 9 एक 9 बचा कितना 2 27, 9 3 27, यह हो गया 13। और इसको हम 2 से भी काट सकते हैं तो कितना हो गया 2 छक्के 12, 1 10, 6.5 बराबर P बट्टे 100। इस 100 का इधर जब भी गुणा 100 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, दशमलव खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 650। और 650 हमारा ऑप्शन नंबर एकदम पहला मिल रहा है, 650 पहला नंबर मिल रहा है। यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये हमारी P की वैल्यू हो गई। क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है 57 किलोमीटर प्रति हावर्स की गति से यात्रा कर चमन गंतव्य पर 3 मिनट पहले पहुंच गया। यदि उसने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की होती तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता। चमन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चमन द्वारा तय की गई दूरी, या दूरी के लिए यहाँ सूत्र है, डायरेक्ट इसे ट्रिक के जो भी कहिए, S1 इंटू S2 अपान S2 माइनस S1 इंटू डेल्टा T। यह S1 इंटू S2 यह कर देंगे, जो बड़ा रहेगा उसे पहले लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसे बाद में लिखेंगे। तो स्पीड दिया है S1 मतलब क्या है, स्पीड है, कितना है 57, और S2 कितना दिया है 48। तो हम क्या लिख देंगे, S1 और S2 57 गुणे 48 बट्टे कौन बड़ा है, S1 बड़ा है तो लिख देंगे 57 माइनस 48। समय कह रहा तो समय देखिए, यदि इसका ट्रिक क्या है समझ लीजिए। यदि कहे पहले और पहले स्पीड से चले तभी पहले पहुंचे, उसके बाद भी चले तभी पहले पहुंचे, तो इसे माइनस कर देंगे। यदि दे दिया बाद और बाद, ये भी दे दिया तब भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समय को, केवल समय की हम बात कर रहे हैं, नहीं है यहाँ देखिए कह रहा है कि 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, या कहे 3 यहाँ भी और कह रहा है 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यदि कह दे 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, यहाँ चले तो 5 मिनट पहले पहुंचे, ऐसे दे दे। जब पहले देगा तो समय को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। बाद देगा तब भी समय को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब यदि एक कह दे पहले और एक कह दे बाद, एक कह दे पहले और एक कह दे बाद, तो हम क्या करेंगे, समय को जोड़ लेंगे। या पहले बाद कह दे, पहले बाद कह दे, फिर क्या कह दे, पहले कह दे, तब भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कहने का मतलब है कि जब समान आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, जब पहले बाद आएगा घटा जोड़ लेंगे। तो यहाँ से ये ट्रिक मिलता है। तो अब यहाँ देखिए S1 S1 माइनस S2 कर दिए। समय क्या है देखिए, यहाँ 3 मिनट पहले है, यहाँ देखिए पहले आ गया, और यहाँ क्या है 1 मिनट देरी से मतलब बाद में पहुँच रहा है। तो अब क्या हो गया, तो पहले और बाद प्लस होगा, तो यहाँ जोड़ लेंगे 3 मिनट यह और 1 मिनट यह, तो कितना हो गया 4 मिनट हो गया। कितना हो गया 4 मिनट। और यह स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में सीधा रखा गया है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये देखिए 57 गुणे 48 बट्टे, अब देखिए 17 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 9। यही हुआ 9 घट गया। और यह 4 मिनट जो है, मिनट को हम घंटा मत लेंगे तो 4/60, यह क्या हो गया
घंटा हो गया। हो गया। अब किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से हम भाग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, 6 से काट लिए हैं तो 6 से काटे तो 8 छके 48, यह 8 बार में कटा और यह हो गया 6 एकन्नम 6, 10 हो गया। अब यहाँ से इसको काटे हम तो 3 से काट दें, 3 एकन्नम 3, 2 27, 3 नवा 27, ये 19 हो गया। और यह इससे काट दिए तो 3 तरीके का हो गया 9 हो गया। अब इन सब का गुणा कर लेंगे, गुणा करके हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा करें तो 8 नवा 72 के 2 और 8 एकन्नम 8 और 8 और 7 कितना हो गया 15, 152 गुणे 4/3 गुणे 10। अब इसमें 3 का भाग देना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 4 दूना 8 कर दिए 8 और 5 चौको 20, 20 के 0 हासिल 2, 4 एकन्नम 4, 4 2 6/3 गुणे 10। अब 3 से इसको काटे तो क्या हो गया 3 दूना 6 और 0 है तो 0, फिर 3 दूना 6, दशमलव लगा तो कितना हो गया 20, 3 6 के 18/10, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ एक 10 है तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद 20 दशमलव, यहाँ तो पहले सही है 20.26, एक अंक और इधर का हो जाएगा घसक जाएगा तो 20.26 हो गया, यही हो गया किलोमीटर। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये आप लोगों का कंसेप्ट है, इतना रहेगा तो हम तुरंत इन सवाल को चुटकियों में लगा देंगे। ठीक है, और ये एक फार्मूला है, इसे लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेल की लंबाई कितनी है 200 मीटर और इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यह मीटर में है और यह क्या है किलोमीटर में है। तो पहले हम बताए हैं कि जो भी सवाल मिलेगा पहले एक यूनिट में रखेंगे, सभी एक मात्रक में रखेंगे तो लगाना आसान हो जाएगा। तो चाल बराबर पढ़े हैं, चाल बराबर क्या पढ़े हैं दूरी बट्टे चाल इज इक्वल टू दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमें दिया है, समय हमको नहीं पता है, समय नहीं पता है तो चाल पहले हम लिख लेंगे 60, दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। इज इक्वल टू दूरी दिया है क्या 200, समय हमें t निकालना है, यही है। तो यहाँ से क्या करेंगे 6 से काट दिए तो 6 एकन्नम 6, 10 हुआ 6 3 18, यह हो गया 50/3 इज इक्वल टू 200/t, यही हो गया। अब t का हम क्या करें यहाँ 0 से 0 काट दिए, 5 चौको 20, 4 हुआ 4 तिहाई 12, t बराबर आ गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में क्या करेगा पार कर लेगा और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है डी मिल रहा है। क्लियर है। आगे देखिए कर एक चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के एक भुजा 25 डिग्री झुके हुए हैं, विकर्णों के बीच निर्मित होने वाले निम्न कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए ये चतुर्भुज हम बनाए हैं, बना दिए, ठीक है। अब इसका विकर्ण यही है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यह विकर्ण है। मान लीजिए यहाँ देखिएगा यह ए कर दिए, यह बी कर दिए और यह ओ कर दिए। अब झुका कितना है यहाँ से यहाँ 25 डिग्री का है झुका है, तो यहाँ 25 डिग्री हम क्या किए झुका दिए और 25 डिग्री यह झुका है तो यहाँ भी तो 25 डिग्री झुका होगा। चूंकि जो भी हो गए विकर्ण एक दूसरे को समद्विबाहु पे काटते हैं, तो यह 25 तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है तो यह कितना हो जाएगा 65 डिग्री और यहाँ यह कितना हो जाएगा 65, यह हमें निकालना है। तो क्या होता है एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कर दिए कोण ओ बराबर 180 हाई 65 और 65 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो लिख दिए 130। 180 में से 130 घटात कितना हो गया 50 डिग्री और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है सी हमारा मिल रहा है। क्लियर है। कह रहा है 54 76 का वर्गमूल। तो देखिए 54 है और 76, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इकाई अंक का देखते हैं। इकाई अंक कितना है
6 है, 6 है तो इकाई अंक 6 किस में आता है? एक तो आता है 4 का करते हैं तब 4 चौको 16 और 6 का करते हैं तब 6 छके 36। 4 और 6 में इकाई अंक 4 आएगा या तो 6 आएगा। जब भी यह लिखेंगे तो यह 2 अंक हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 54। अब 54 देखें किसके वर्ग के बीच में आएगा, तो देखिए यदि हम कहिए 7 का किए तो कितना हो गया? 49 हो गया। और 8 का किए तो कितना हो गया? 64। तो हम देखेंगे दोनों के बीच में आ रहा है तो जाहिर सी बात है 54 दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें छोटा वाला लेंगे 7, तो यहाँ 7 लिख लिए। अब 7 लिखे तो या तो क्या होगा? 74 होगा या तो क्या होगा? 76 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब यह डिसाइड करने के लिए कौन होगा वह देखेंगे, तो इसका हम गुणा कर लेंगे 8 और 7 का। 8 7 56। 56 को देखेंगे 54 से 56 जो है 54 से बड़ा है कि छोटा है? यदि बड़ा है तो बड़ा वाले के साथ चले जाएंगे, यह आंसर हो जाएगा। यदि यह छोटा रहता तो छोटे वाले के साथ चले जाते हैं, क्योंकि 54 से क्या है? 56 बड़ा है तो बड़े वाले के पास चले जाएंगे। किसका आंसर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। क्लियर है? और ऑप्शन नंबर इसमें क्या मिल रहा है? सी। आगे देखिए, कह रहा है 0.0324 का वर्गमूल। अच्छा, 324 किसका वर्गमूल है? 18 का, तो हमने 18 लिख दिया। ठीक है, 18 का वर्ग 324 होता है, 18 लिख दिया। अब यहाँ देखिए कह रहा है दशमलव लगाए 1 2 3 4 अंक, तो जब हम वर्गमूल निकालते हैं 2 अंक कम कर देंगे, तो 2 अंक कम कर दिए तो 0.018 हो गया। और ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। क्लियर है? कह रहा है शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल दिया है 25 32 32। तो घनाभ का आयतन ज्ञात किया। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो इसमें जब क्षेत्रफल दे दिया है तो लिख देंगे 25 गुणे 32 गुणे 32। इन सब का वर्गमूल हम निकाल देंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। अब 32 का देखिए जोड़ा मिल रहा है तो 32 बाहर आ गया, और 25 का क्या होता है? 5। अब इसका गुणा कर दिए तो 5 दूना 10 और 5 3 15 1 16, 160 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? सी, 160 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे देखिए 119 भागा 22 90 भागा 23 ये दिया है ना। सबसे पहले इसमें इसका नियम है भी बॉडमास रूल। पहले हम बार को सॉल्व कर देते। बार कहाँ में दिख रहा है? यहाँ पे। तो क्या हो गया? 7 त्रिके 21, 105 है भागा है तो भागा मतलब बट्टे आ गया 21। अब यह कितनी बार में कट गया? 5 बार में। तब बचा क्या? 23 माइनस 5। 23 में से जब हमारा 5 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 18। तो यह हो गया 90 भागा है तो भागा 18, तो 18 5 कितना हो गया बाबू? 90। 5 आ गया तो फिर बचा 22 माइनस 5। अब 22 में से 5 घटा तो कितना हो गया? 17। ठीक, तो और यह हो गया 119 भागा है तो 17 हो गया। ठीक, तो 17 7 119 और ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? 7 हमारा मिल रहा है। इसे कभी भी इस तरह से पूरा लिख के नहीं, जहां से शुरू करना है देख लेंगे। बार है तो बार से शुरू करेंगे, उसके बाद से बार के बाद से कोष्टक जो भी होगा, पावर होगा, जैसे दिया वैसे करेंगे। तो हम देखिए कुछ लिखे नहीं है, बस यहाँ से शुरू किए हैं और करते हुए पूरा आ गए। हमारा क्या हो गया? 7 आंसर आ गया। क्लियर है? कह रहा है एक दुकानदार महिला ने 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेच दिया। फूलदान किस कीमत पर बेचा? ये नहीं पूछ रहा है, उसने क्या किया? हानि पर बेच दिया है, उसको तो हानि हो रहा है। अब हमें निकालना क्या है? किस कीमत पर बेचा है, ये निकालना है। 1100 की कीमत पर फूलदान का एक जोड़ा 19% हानि पर बेच दिया। जब 19% का हानि के बेच रहा है तो कितना हो जाएगा? 1100 19% हानि है तो क्या लिखेंगे? 100 माइनस 19 अपॉन 100। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही है, CP इज इक्वल टू SP 100, अगर हानि है तो माइनस R अपॉन 100 होता है। ठीक, इसी पे रखे हैं। तो CP यहाँ देखिए 1100 हो गया
यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो सीधा सीधा काट दीजिए, लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें से घटा तो कितना बच गया 81। 81 का गुणा 11 में करे तो 11 गुणा सिखाए हैं, 1 है तो 1, 8 है तो 8, और इसमें जोड़ के लिख लेंगे 8 और 1 9, तो 891। 891 ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। आगे देखिए, साहिवाल ने 8% हानि पर कोई कमीज 345 में बेची है। अच्छा 8% हानि है तो 8% को यदि हम भिन्न में लिखें तो भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8% को लिखेंगे 8/100, यही लिखेंगे बाबू। इसको हम 4 से काट दिए तो 4 दूना 8, 25 चौको 100, तो क्या मिला हमें 2/25 मिला। अब 2/25 मिला तो यहाँ 8% की हानि हो रही है, तो 25 में जहाँ हानि कितनी की हो जाएगी, 2 की, तो कितना बचेगा 23। लेकिन 23 नहीं है, 23 रेशियो बराबर दिया है 345 दिया है। 300 कितना दिया है 45, तो 23 कितनी बार में कट जाएगा, तो यहाँ हम इसका R रेशियो बराबर 345/23 कर देंगे 23, तो 23 एक नम क्या हो गया 23, बचा कितना 4 7 3 10 11 बच रहा है 23, 5 तिहाई 23, 11 का नम 11, 23 7 17, कितना बच रहा है 23 का नम 23 और 7 4 11, 11 इसे दिया तो कितना हो गया 115, 23 5 तिहाई 15, 23 कहाँ गया 23 5 15 बार में कटेगा, यह हो गया 23 5 तिहाई 15, 15 10 1 11, तो 15 रेशियो कट रहा है। एक रेशियो बराबर कितना आ रहा है हमारा 15। अब इस 15 का गुणा हम क्या करेंगे 25 में कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे 25 गुणे 15, तो 15 5 75 के 5 हासिल 7, अब 15 दूना 30, 30 और 7 37, 375 रुपया हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। ठीक है, अब कह रहा है 375 पर 12% लाभ कमाना है। फिर यही काम करेंगे 12% इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 12/100, और इसको हम क्या किए 4 से काट दिए तो 4 तिहाई 12 और 25 चौको 100, ये हमारा सीपी है। यहाँ लाभ कमाना है तो कितना हो जाएगा 25 3 28 हो जाएगा, तो 28 में हम क्या करेंगे 15 का गुणा कर देंगे। 15 बटे 120 के 0 हासिल 12, 15 दूना 30, 30 10 40 2 42, तो 420 रुपया हो जाएगा। इतना में बेचेगा तो उसको 12% का लाभ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है डी मिल रहा है। कह रहा है 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि का है दर 4% है। तो इसके लिए हम इसी पे रख देंगे a इजकल टू पी 1 + r/100 कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a p कितना हो जा रहा है 12 लाख, तो मतलब 5 0 इंटू 100 + r कितना है 4, तो 104, 2 वर्ष के कह रहा है तो 104/100 गुणे 100। यहाँ क्या किए 1 2 3 4 4 0 हम क्या किए आराम से काट दिए। ठीक है, 4 0 से 4 0 काट दिए। अब इसका गुणा करना है 1200, इधर 104 गुणे 104 करेंगे तो 104 गुणे 104 कर देंगे, तो देख लीजिए यहाँ कर दे रहे हैं 104 गुणे 104, 4 चौको 16 और 4 1 4। अब ये 0 है तो 0 ही हो रहेगा। फिर करेंगे 1 चौको, इसको 0 0 भर लीजिए, 1 चौको 4 0 और 1, तो 6 1 8 0 1, और इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे 1200 गुणे
10816। अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 2 जीरो, 3 4 जीरो कट रहा है, 1 जीरो बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए 1 जीरो बढ़ गया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 छक 72 के 2, 12 छक 72 के 2 हासिल कितना बचा 7, 12 एक नंबर 12, 12 और 7 कितना हो गया 19 के 9। तो इसमें देख रहे हैं 0 2 9, 0 2 9 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे 96, 96 और 1 कितना हो जाएगा 97, 97 का क्या हो जाएगा 7 हासिल 9। तो यहाँ 9 जीरो है तो 97 भी लिख देंगे, 12 का नंबर 12, 12 9 7 9 2 जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, चौथा मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ नहीं था, बस गुणा करना था, काट के गुणा करना था और कुछ नहीं है। कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 35 है और लौसा 210 है, यदि में एक संख्या 105 है, दूसरी संख्या बता दीजिए। इसकी फार्मूला क्या होता है, यहाँ सीधा सीधा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही फार्मूला है। तो पहली संख्या हमें दिया है, कितना दिया है, एक संख्या 105 है तो 105 कर दिए। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, HCF कितना दिया है 35 गुणे 210, 105 दूना 210 होता है, 35 दूना कितना हो गया 70। तो हमारा क्या हो जाएगा 70 और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 4 संख्याएं ABCD का औसत 26 है और AB का औसत 19 है, तो C और D का ज्ञात कीजिए। अच्छा, CD का औसत पूछेगा, CD का औसत तो पूरे का कितना है, पूरे में से क्या करें उसको घटा देंगे, पूरे का कितना है 26। तो 4 संख्या है तो 4 का गुणा कर देंगे, माइनस यह 19 है तो 19.5 गुणे 2 का गुणा कर देंगे। अब बट्टे हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये हमारा औसत हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़े हैं पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, समांतर माध्य या औसत बराबर क्या पढ़े हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो इसमें 4 का गुणा किए तो 6 चौको 24 के 4 और 4 दूना 8 2 10, 104 हो गया। इसमें गुणा किए तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9 और 2 एक 9 2 1 3, 39 बट्टे 2। अब इसमें से घटाएं 14, 14 में से 9 घटा तो 5 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 घटा तो कितना बचा 6 बचा, 65 बट्टे 2। इसका किए तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 32.5 और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी हमारा क्लियर है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20 तथा 27 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दिया रहेगा संख्याओं का एलसीएम कितना है 12, 15, 20 और 27, इन सब का एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे 6 कम कर दिया जाए तो 6 हम कम कर देंगे। तो अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे किससे कट रहा है, 3 से, तो 3 से ही काट देंगे। 3 चौको 12, 3 5 15, यह तो कटेगा नहीं, 3 9 27। ठीक है, अब 2 से काट दिए तो 2 दूना 4, यह 5 कटेगा नहीं, 10 और यह 9 कटेगा नहीं। फिर किसे काट दिए 2 से तो 1, 5 2 5 10 और यह हो गया 9। अब 5 से काट दिए तो 1 1 1 और यह हो गया 9। इसके बाद से 9 से ही काट दिए, काटा 3 से जाता है लेकिन 9 है तो 9 से काट दिए सीधे सीधे। तो यह हो गया 5 दूना 10, 9 दूना 18, 18 तिहाई 54, यह हो गया 540। 540 में कितना कम करना है 6, इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 जोड़ दिया तो क्या हो गया 546। अब 546 जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर पहला।
कह रहा है शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकलने के कारण 506 में बेच दिया, तो उसे प्रतिशत नुकसान है या प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि कितनी की हो रही है, 575 माइनस 506 बटे 575 गुणे 100। ठीक है, अब 15 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 9, क्योंकि 15 में से 6 घटा तो 9, और यहाँ कितना बचा 6, तो ये हो गया 69 बट्टे 575 गुणे 100। अब यहाँ 5 से काट दिया तो 5 एकड़ नम 5, 5 एकड़ नम 5, 5 पचे 25, ऐसे काट दिया तो 5 दूना 10, 20 हो गया। फिर 5 से काट दिए तब 5 दूना 10, 2 25, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 1 होगा ना, 5 दूना 10, क्या हो गया, 5 दूना 10 और 1 बचा 15, 5 तिहाई 15, 23 दूना 23 तिया 69, 3, तो यही हो गया 3, और यहाँ बचा कितना 4, तो 4 तिहाई 12%। और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है। क्लियर है। इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 5 क्वेश्चन जो शेष आ रहे हैं नीलेश सर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे। जय हिंद भाइयों। के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो चुके हैं, 15 प्रश्न मैथ के समाप्त हो चुके हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न दिया है कि यदि राम का मतलब 32 है तो श्याम का मतलब 66 है तो मोहन का कोड क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, देख लेते हैं। राम कितना नंबर पर आता है, तो राम आपका 18 नंबर पर आता है। ए कितना नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है। यम कितना नंबर पर आता है, यम आपका 13 नंबर पर आता है। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 18 1 19 और 19 और 20, 19 और 13 32 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर 32 लिख दिया गया है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है। सेम उसी तरह से यह आपका 19 नंबर पर आता है, यच आपका 8 नंबर पर आता है, वाई आपका 25 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है। तो जोड़ देते हैं 8 और 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 और 5 22 हो जाएगा, 22 1 23 हो जाएगा, 23 और 3 26 हो जाएगा, 26 के 6 और हसीलवा 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 66 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। यम आपका 13 नंबर पर आता है, ओ आपका 15 नंबर पर आता है, यच आपका 8 नंबर पर आता है, ए आपका 1 नंबर पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है। तो टोटल देख लेते हैं, 5 3 8 हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और 4 21 हो जाएगा, 21 के 1 हासिल बचा 2। अब 1 1 2 और 3 आ 2 हसीलवा 5 है। तो इसका राइट आंसर आपका 51 हो जाएगा। ये रहा आपका 51। ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को एकदम चुटकियों में हल कर देना है, एकदम खतरनाक से उड़ा देना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है कि यदि इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर भी हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये यच आपका 8 नंबर पर आता है, 8 लिख देना है। आई आपका 9 नंबर पर आता है, 9 लिख देना है। फिर यन आपका 14 नंबर पर आता है, 14 लिख देना है। फिर डी आपका 4 नंबर पर आता है, 4 लिख देना है। आई आपका 9 नंबर पर आता है तो 9 लिख देना है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पर आई आपका 9 नंबर पर आता है तो 9 लिख देना है। फिर के आपका 11 नंबर पर आता है, 11 लिख देना है। क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, 17 लिख देना है। एच आपका 8 नंबर पर आता है, 8 लिख देना है। एन आपका 14 नंबर पर आता है, 14 लिख देना है। तो यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या किया गया है देख लेते हैं। ठीक है ना, 8 में कितना जोड़ा गया है कि 9 हो गया है। 8 में क्या किया गया है कि 9 हो गया है। 8 में 1 जोड़ा गया है तो 9 हो गया है। ठीक है ना, 8 में 1 जोड़ा गया है तो 9 हो गया है। 9 में कितना जोड़ा गया है कि 11 हो गया है। 9 में 2 जोड़ा गया है तो 11 हो गया है। सेम उसी तरह से 14 में कितना जोड़ा गया है कि 17 हो गया है। 14 में 3 जोड़ा गया है तो 17 हो गया है।
4 में कितना जोड़ा गया है तो 8 हो गया है, 4 में 4 जोड़ा गया है तो 8 हो गया है, 9 में कितना जोड़ा गया है कि 14 हो गया है, 9 में 5 जोड़ा गया है तो 14 हो गया है। तो ज़्यादा दिमाग लगाया ही नहीं गया है, पहले 1 जोड़े हैं सब, फिर 2 जोड़े हैं सब, 3 जोड़े हैं सब, 4 जोड़े हैं सब, 5 जोड़े हैं सब। तो इसमें भी हम लोग वही कर देंगे। अब ये जो यम है ना, यम आपका 13 नंबर पर आता है, तो 13 में हम लोग पहले 1 जोड़ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1 ही जोड़ना है। जब 13 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का 14 हो जाएगा। और 14 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यन आता है। उसके बाद यहाँ पर ए है, तो दूसरा वाला में हम लोग 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। ए आपका 1 नंबर पर आता है, जब 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और 3 नंबर पर आपका सी आता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर टी है, तो टी में मतलब टी 20 नंबर पर आता है, टी में 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पर क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है ना। 23 नंबर पर आपका डब्ल्यू आता है। उसके बाद से यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपका एच दिया है, एच आपका 8 नंबर पर आता है। तो एच में हम लोग को 4 जोड़ना है ना, आगे हम लोग को 4 जोड़ना है। 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 नंबर पर आपका के आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग को के कर देना है। नहीं, 12 नंबर पर आपका यल आता है, ठीक है ना। 12 नंबर पर क्या आता है, 12 नंबर पर आपका यल आता है, तो यहाँ पर हम लोग को यल कर देना है। उसके बाद से लास्ट में हम लोग को 5 जोड़ देना है। अब यस है, तो यस 19 नंबर पर आता है। 19 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 19 और 5 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पर क्या आता है, यक्स आता है, ठीक है ना। 24 नंबर पर आपका यक्स आता है, एन सी डब्ल्यू एल यक्स, एन सी डब्ल्यू एल यक्स, ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर हम लोग को ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न भी बहुत ज़्यादा रीजनिंग में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। 3 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, 81 दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 है ना, 3 में क्या किया गया है कि 9 हो गया है, फिर 9 में क्या किया गया है 87 हो गया है, 87 में क्या किया गया कि 81 हो गया है। तो देखो 3 में हम लोग क्या करेंगे कि 9 हो जाएगा। 3 में जब हम लोग 3 का ही गुणा कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आगे यहाँ पर 9 दिया है ना, तो 9 में क्या करेंगे कि 27 हो जाएगा। फिर 9 में भी 3 का गुणा कर देंगे तो आपका 27 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी तरह से आगे यहाँ पर 81 दिया है ना, तो 27 में क्या करेंगे कि 81 हो जाएगा। 27 में भी हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो 27 यहाँ 81 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी 3 का गुणा किया है, यहाँ भी 3 का गुणा किया है, यहाँ भी 3 का गुणा किया है, तो आगे भी 3 का गुणा कर लेते हैं। अब 81 है, तो 81 में क्या करेंगे 3 का गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा करेंगे तो 3 का नाम 3 और 8 3 24 है। तो इसका राइट आंसर आपका 243 हो जाएगा। और ये रहा आपका 243, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर है। अभी आप लोग के 2 प्रश्न बचे हैं, तो वो पहलवान भाई कराने आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहलवान भाई को भी प्रश्न कराने का मतलब जरूरी ही है। तो पहलवान भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ यार, क्यों इतना इंतजार करवाते हो, फटाक से आ जाओ। पहलवान भाई थोड़ा शर्माता है, तो इसको आप लोग मैनेज करना, ठीक है ना। आओ यार, तुम तो यार सिर्फ बॉडी सॉडी दिखाते हो, बढ़िया समझाओ, तुम समझा नहीं पाते हो। कमेंट आता है कि समझा नहीं पाते हो। पहले क्वेश्चन पे क्या दिया, इस पे लिखा है निम्न शब्दों का सार्थक क्रम लिखो। तो दिया है प्रदेश, गांव, शहर, घर। इसमें क्या किया भाई, जो पहला नंबर क्या आता है, पहला नंबर क्या आएगा, घर आएगा। घर से क्या बनेगा, घर से बनेगा गांव बनेगा, गांव के बाद शहर बनेगा, शहर के बाद प्रदेश बनेगा। तो इसमें लिखते हैं पहला नंबर 4 आ जाएगा। 4 के बाद क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 के बाद शहर, शहर बनेगा, उसके बाद से प्रदेश, पूरा प्रदेश बन जाएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 किस पे है, डी नंबर पे है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है भारत का संबंध संसद से है, इसलिए इंग्लैंड का संबंध किससे होगा। जो भारत का संबंध है भाई वो संसद से है, तो इंग्लैंड का क्या होगा, नेशनल असेंबली, शोरा, कांग्रेस, पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर पार्लियामेंट हो जाएगा। चलते हैं, जय हिंद दोस्तों। वही जराना हमारे हैं, वही जराना। देखो यार, ये इतना खतरनाक लड़का है ना, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये जो क्वेश्चन तुम समझाए हो, देखो भाई थोड़ा सा बस 1 मिनट आप लोग टाइम दे दो, बस 1 मिनट, भागना नहीं, ठीक है ना।
यहाँ पर समझाओ कि निम्न शब्दों का सार्थक क्रम लिखो। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया है, तो ऐसे भी तो समझा सकते हो कि भाई यहाँ पहले नंबर पर प्रदेश दिया है, दूसरा गांव दिया है, तीसरा शहर दिया है, चौथा घर दिया है। अब सबसे पहले क्या आता है, सार्थक क्रम मतलब होता है कि सही क्रम में हम लोग को लिखना है, ठीक है ना। इधर यहाँ पर इधर उधर लिख दिया है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका घर आता है, ठीक है ना। और घर का कोड आपका 4 है। पहले घर आएगा, घर से एक गांव बनेगा, गांव से एक शहर बनेगा, और शहर से एक पूरा प्रदेश बन जाएगा, पूरा प्रदेश से एक पूरा देश बन जाएगा। तो इस टाइप का समझाना चाहिए। रहे तो नहीं भाई, बहुत दिमाग खराब कर देता है यार। अब यहाँ घर आपका है 4 नंबर इसका कोड है। घर से आपका गांव बना रहा है तो गांव का कोड आपका 2 है, यहाँ पर 2 हो गया। अब गांव से आपका शहर बना रहा है तो शहर का कोड आपका 3 है, यहाँ पर 3 हो गया। अब शहर से एक प्रदेश बना रहा है तो प्रदेश का कोड 1 है, यहाँ पर 1 हो गया। तो पेपर में जब इस तरह से आएगा तो ऐसे आप लोग को सोच कर करना है, ठीक है ना। बाकी पहलवान भाई को बॉडी सोडी बनाने में था। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, बहुत जय हिंद बोलते हो।